इस वीडियो में हम लोग रॉबिन डेविडसन का लिखा हुआ वन वुमेन्स जर्नी अक्रॉस 1700 माइल्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन आउटब्रेक का समरी को जानेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। और एमजीएसयू का एमए सेम2 का मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वो भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। सारा वीडियोस उसमें इंक्लूडेड है। ओके, आइए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, रॉबिन डेविडसन का ये जो कहानी है, ये एक तरीके का आप ट्रैवलॉग कह सकते हैं। ट्रैवलॉग यानी कोई अपना अगर ट्रैवल कहीं पे करने का जो मेमोरी है या ट्रैवल करने का जो डिटेल्स है, वो कैसे गया, कौन कौन उसके साथ था, यात्रा में उसका क्या क्या बाधाएं आया था, उसको कैसा लगा, उसका रिफ्लेक्शन, ये सब चीज लिखता है तो उसको ट्रैवलॉग कहते हैं या ट्रैवल मेमोयर कहते हैं। तो बेसिकली रॉबिन डेविडसन ने खुद एक कैमल ट्रेकिंग करने का मतलब डिसीजन लिया था, और वो भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन आउटब्रेक में डेजर्ट एरिया में 1700 मीलों का टोटल दूरी तय किया था कैमल ट्रेकिंग करके। ओके, तो यही अपना ये पूरा जर्नी उन्होंने कैसे किया, उसका एक्सपीरियंस उन्होंने इस सोर्स में, इस टेक्स्ट में किया है, जिसका मेन ट्रैक्स और उसके बाद उसका इलैबोरेट टाइटल दैट इज वन वुमेन्स जर्नी, कि एक लड़की का जर्नी 1700 मीलों दूर ऑस्ट्रेलियन आउटब्रेक में। वो लड़की कौन है? रॉबिन डेविडसन खुद है। ओके, आइए अब देखते हैं उनका समरी। तो सबसे पहले कहानी का शुरुआत में रॉबिन आती है एलिस स्प्रिंग्स नाम का एक शहर में, एक सूटकेस लेके, $6 लेके और उनका पेट डॉग डिगिटी को लेकर के। ये छोटा मोटा डिटेल्स याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आ सकता है। नेक्स्ट, अब हम लोग को पता चलता है कि उनका एक उद्देश्य है खास यहाँ पे आने का, दैट इज ट्रेनिंग कैमल्स फॉर डेजर्ट ट्रेक, कि वो डेजर्ट ट्रेक में जाना चाहती है कैमल्स का झुंड लेकर के, लेकिन ना ही उनको इस चीज का लिए रिक्वायर्ड स्किल्स उनके पास है और ना ही कोई एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे रहते हुए उनको एंटी अबोरिजिनल रेसिज्म के बारे में भी पता लगता है। अबोरिजिनल यानी आदि बासिंदा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो भी कुछ नेटिव पीपल थे, आदि बासिंदा थे, उनको एबोरिजिन कहा जाता है, और उनके खिलाफ काफी ज्यादा रेसिज्म उन मतलब व्हाइट पीपल का अंदर है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो मॉडर्न पीपल है, व्हाइट स्किन पीपल है, यूरोपियन डिसेंडेंट्स है, वो सब क्या करते हैं, वो एबोरिजिन को आदमी ही नहीं मानते, इंसान ही नहीं मानते, बर्बर मानते हैं, पशु जैसा मानते हैं, अनसिविलाइज्ड मानते हैं, और उनको उनसे बहुत ज्यादा वो लोग मतलब बैर रखते हैं। ठीक है, तो ये रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा उनको समझ में आया। उनको हेडस्ट्रॉन्ग समझा जाता है, वायलेंट समझा जाता है, निर्बोध समझा जाता है, और ये भी समझा जाता है कि कोई रिफाइनमेंट नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, सिर्फ मार काट करने को जानते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात का पूरा पूरी खंडन किया जाता है इस पूरा कहानी के अंत तक, जैसे रॉबिन दिखाएंगे। अब वो एक लोकल पब में जॉब ले लेती है और साथ ही साथ लोकल आदमियों से भी मिलती रही कि कोई उसको गाइड कर दे, कैमल को ट्रेन करने में, ट्रेकिंग के लिए क्या क्या चीज लगता है, वो सब चीज कोई सिखा दे। तो पहला व्यक्ति उनको मिलता है सैले माहोमेट। अगेन नाम याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो इनको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि देखते साथ वो समझ जाते हैं सैले कि इनका पास ना तो कोई प्रशिक्षण पहले से लिया हुआ है और ना इनका पास कोई एक्सपीरियंस है, तो इसको सिखाना मतलब वक्त बर्बाद करना, इसलिए वो रिजेक्ट कर देती है। नेक्स्ट एक व्यक्ति दूसरा उनको मिलता है रॉबिन को, उसका नाम है कर्ट। अब कर्ट के साथ वो डील डन कर लेती है, किसका बदली में, कि एक कैमल उसको सस्ते में बेचेगा कर्ट, और बदले में उसको कर्ट का होकर के काम करना पड़ेगा, और काम करने का थ्रू वो अपना भी कुछ सीख लेगी। अब कर्ट क्या है, बहुत रूड नेचर का है, ठीक है, वो रॉबिन को पसंद नहीं आता। लेकिन कम से कम चलो ट्रेनिंग तो दे रहा, उसका कुछ फायदा तो हो रहा है, इसलिए वो उसके साथ मैनेज करके रह लेता है। लेकिन उसका जो वाइफ है वो काफी काइंड हार्टेड है, उसका नाम है ग्लैडी। कर्ट का एकदम ऑपोजिट है, तो ग्लैडी के साथ अच्छा दोस्ती हो जाता है रॉबिन का। फिर लेकिन कितना देर वो बेचारा सहन करती, कर्ट दिन ब दिन रूड होते जा रहा था, तो वो कर्ट का जॉब छोड़ देता है और लोकल पब में दोबारा ज्वाइन कर देता है। लेकिन कर्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। कर्ट उसको बार बार कन्विंस करते रहता है, कभी कभी धमकी भी देता है, और यहां तक कि उसका बिस्तर में, उसका बेड में गंदगी फैला दिया, इस तरीके से परेशान कर दिया। तो आखिरकार मजबूर होके रॉबिन ने दोबारा कर्ट का पास ज्वाइन कर लिया। लेकिन मन में उसका था कि मैं यहाँ काम ज्यादा दिन नहीं करूंगा इस रूड आदमी के साथ, मुझे कोई भी तरीके से आसपास का और आदमी से अपना जान पहचान बनाना है और उससे बेहतर ट्रेनर ढूंढना है, ताकि इसका अत्याचार से भी मैं मुक्त पाऊं और मुझे अपना ट्रेनिंग और प्रशिक्षण भी मिले जो मेरा मिशन को कामयाब करने में मदद करेगा। तो एक बगल में ही एक ओल्ड हाउस रहता है, वहां पे कुछ कुछ आदमी को वो बेफ्रेंड करता है, और दोबारा कर्ट को अचानक से एक दिन क्विट करके चल जाता है। तो फिर वो काफी मायूस हो जाती है कि इतना मेरा वक्त बर्बाद हो गया और मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिला, कोई प्रॉपर स्किल्स नहीं मिला, कैसे मैं अपना मिशन में कामयाब होऊंगा। तब उसको अचानक से अनएक्सपेक्टेडली ऑफर मिलता है सैले माहोमेट से
कि सैले मोहम्मद के लिए अगर वो कुछ महीना काम कर ले तो उसका बदली में 2 कैमल उसको मिल जाएगा। तो वो खुश हो गया कि चलो सैले मोहम्मद भी एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड आदमी है, तो उसके पास उसको अच्छा ट्रेनिंग भी मिल जाएगा और 2 कैमल भी मिल जाएगा, तो बढ़िया बात है, और क्या चाहिए। अब सैले का साथ इसका काफी अच्छा बॉन्डिंग रहा इन कंपैरिजन टू कर्ट। कर्ट काफी रूड था, सैले रूड नहीं था, वो एक्सपीरियंस तो था लेकिन अच्छे से समझा देता था। तो काफी कुछ सीखने मिला रॉबिन को सैले से, ठीक है। और धीरे धीरे देखते देखते एलिस स्प्रिंग में उसका पहली बार आना का सालगिरह पड़ा, यानी 1 साल हो गया उसको एलिस स्प्रिंग आते हुए। लेकिन इस जैसे ही 1 साल पूरा हुआ वो थोड़ा खुद को डाउट करना शुरू कर दी कि 1 साल हो गया लेकिन मैं जो कुछ सीख पाया हूं क्या वो काफी है 1 साल वक्त गवाने के लायक। और अगर इतना ही सीखने में मुझे 1 साल गवा दिया तो प्रॉपर सीखने में, मिशन शुरू करने में कब मैं करूंगा, कब कैसे होगा, ये सब कंफ्यूजन, ये सब डाउट्स उसके मन में आता रहा। फिर वो एक दिन जाती है क्वींसलैंड में, उसका पुराना एक दोस्त है, उसे मिलने जाती है रॉबिन। और वो दोस्त उसको काफी एनकरेज करता है कि नहीं कोई बात नहीं, देखो नया अगर काम करना है तो 4 आदमी तो 4 बात बोलेगा ही, थोड़ा परेशानी आएगा ही, लेकिन तुम रिस्क लो और ये काम करो, कामयाब हो गए तो पूरा दुनिया एकदम बढ़िया से देखना तुमको फिर लौट करेगा, तो टेंशन नहीं लो, जाओ आगे बढ़ो। फिर सैले क्या करता है, सैले ट्रेनिंग अल्टीमेटली उसको देना कंप्लीट करता है और अपने वादे के मुताबिक 2 कैमल उसको चुन लेने बोलता है कि तुम भाई अपना मर्जी से 2 कैमल चुन लो। तो रॉबिन अब 2 कैमल चुनती है, दोनों ही वो फीमेल कैमल चुनती है। एक थोड़ा सा यंग फीमेल जिसका नाम है ज़ुलेखा और एक है ओल्डर फीमेल जिसका नाम है केट। ओके, तो ये दोनों कैमल उसके पास आ जाते हैं। अगेन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा 2 कैमल का, एक है यंग फीमेल ज़ुलेखा, दूसरा है ओल्डर फीमेल केट। और वो जो पुराने दोस्त थे उसके, जो मतलब जब वो कर्ट के पास काम करती थी तो कुछ दोस्त से मिली नहीं थी बगल में एक पुराना हाउस से, तो वो दोस्त क्या करते हैं घर छोड़ करके चले जाते हैं और घर सोल्ड नहीं हो रहा तब तक तुम रहो इसमें, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा एक रहने का भी टेंशन खत्म हो जाएगा और आराम से अपना काम धंधा ट्रेनिंग भी सब चला सकोगे, टेंशन मिट जाएगा। तो काफी खुश हो जाती है रॉबिन, चलो मेरा तो काम बन गया। अब यहाँ पे रह करके उसका एक एक्सपीरियंस होता है कि एबोरिजिनल कम्युनिटी को वो बहुत पास से क्लोजली ऑब्जर्व करती है और उसका एक्सपीरियंस है ये, वो समझती है कि एबोरिजिनल के खिलाफ जो रेसिज्म लगाया जाता है, जो हेट्रेड लगाया जाता है, वो बेसलेस है। एबोरिजिनल्स वायलेंट नहीं है, उनके दिल में भी माया ममता है, वो भी काइंड है, वो भी हेल्पफुल है, वो भी सिंपैथेटिक है, वो भी हम लोगों को जैसे ही इंसान है। तो उन लोगों को ऐसे दूसरे दुनिया का एलियन टाइप का ट्रीट करने का कोई मतलब बिल्कुल नहीं बनता है। यहाँ पे कुछ कुछ पर्टिकुलर एबोरिजिनल से उनका दोस्ती भी होता है, अच्छा बातचीत होता है। जैसे उसमें से एक है एडा बैक्स्टर, ये उनकी नेबर रहती है, एबोरिजिनल नेबर, काफी काइंड रहती है। और एबोरिजिनल राइट्स में दोनों एक्टिविस्ट जेनी और टोली, जेनी और टोली के साथ जो दोस्ती रहता है रॉबिन का, ये आगे तक जाता है और उनका ट्रिप में भी, कैमल ट्रेकिंग में भी ये दोनों काफी उनका हाथ बटाते हैं। ओके, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि बीच बीच में उसको फिर भी मूड ऑफ होता है, क्योंकि अभी भी उसको कर्ट के साथ बीच बीच में कभी कभी काम करने का दरकार पड़ जाता है। जब जब कर्ट के साथ काम करने का दरकार पड़ता है तब तब कर्ट रूड होता है और उसको डिप्रेशन टाइप का हो जाता है। लेकिन ग्लैडी उसको हमेशा क्या करती है, कन्विंस करती रहती है, कंफर्ट करती रहती है। ग्लैडी से ही उसको एक चीज और पता चलता है कि जितने भी यहाँ एबोरिजिनल चिल्ड्रन हैं उनको कितना ज्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ता है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल है, क्लिवी नाम का एक बहुत ही दिमागदार बच्चा था एबोरिजिनल, लेकिन उसको बिना कोई वजह का रिफॉर्म स्कूल में भेज दिया गया। रिफॉर्म स्कूल वो होता है जहां पे कोई बच्चा जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उसको भेज दिया जाता है एज ए सजा के तौर पे, लेकिन क्लिवी काफी स्मार्ट था फिर भी उसको भेज दिया गया। तो इससे रॉबिन को पता चलता है कि कैसे अबॉरिजिनल को सपोर्ट करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन तो है ही नहीं, उल्टा उसको हर स्टेप में बेइज्जत करने के लिए, उसका कदम लड़खड़ा देने के लिए सब कोई तैयार बैठा हुआ है। अब इसी सब का बीच में एक दुख भरा संवाद आता है। केट यानी जो फीमेल ऊँटनी थी, उसका ओल्डर वाला, उसका पैर में हो जाता है बड़ा एक इन्फेक्शन वुंड, और उस वुंड लोकल वेटेरिनेरियंस के द्वारा दिखाने के बावजूद उसका हालात सुधरता नहीं है, उसका वुंड, इसका इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। इससे रॉबिन काफी हताश हो जाती है, क्योंकि केट और ज़ुलेखा ये दोनों उसका बहुत बड़ा भरोसा रखी, इसी दोनों के भरोसे में मैं आगे सफर तय करूंगा। अब उसमें केट अगर बीमार पड़ गई है तो वो कैसे करेगी, इसका जैसा आधा उम्मीद टूट के गिर जाता है। इसी बीच में एक दिन सैले आता है और देख के बोलता है कि ज़ुलेखा तो प्रेग्नेंट लग रही है। अब काफी इससे डबल स्टैंडर्ड या डबल टाइप का इमोशंस आता है उसका दिमाग में, रॉबिन का दिमाग में। वो खुश भी होती है ज़ुलेखा के लिए
और वो थोड़ा-सा ये भी डिले भी होती है कि अब तो ज़ुलेखा का जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक उसको लेके जा नहीं सकते। केट की ये हालत है, खुश भी है, दुखी भी है, मिक्स्ड है, मतलब अभी उसका मेंटल टर्मॉइल काफ़ी चल रहा है। ओके? अब इस बीच में क्या होता है, एक और दुखद घटना होता है कि केट का ज़ख्म इतना बढ़ जाता है, उसका दर्द रॉबिन से सहा नहीं जाता, तो वो खुद केट को गोली मार देती है ताकि उसको डेली-डेली ये यंत्रणा सहन ना करना पड़े। लेकिन केट का डेथ उसको और ज़्यादा डिप्रेशन में ला जाता है और कर्ट अभी जैसे लगता है कि और ज़्यादा क्रूर होते जा रहा और ये दोनों चीज़ का डर मिला के, एक तो कर्ट का डर और दूसरा केट का मतलब हत्या का गम, एक गिल्ट, ये दोनों मिला करके उसको पागल कर देता है। वो एक दिन सुसाइड भी करने जाती है, लेकिन ग्लैडी यानी कर्ट के जो काइंड वाइफ है वो उसको बचा लेती है। अब उसका ज़िंदगी में आता है दूसरा बड़ा झटका। ग्लैडी अचानक से एक दिन कर्ट को छोड़ करके भाग जाती है। अब जीना मुश्किल हो गया रॉबिन का, क्योंकि रॉबिन अकेली है, उसको कंफर्ट करने के लिए ग्लैडी भी नहीं है और कर्ट कर्ट अभी एकदम पूरा दिमाग से हिल चुका है, वो पागल बन चुका है। एक तो ग्लैडी उसको छोड़ के चल गई, ऊपर से रॉबिन के ऊपर वो मेंटल टॉर्चर कर रहा है, एकदम पागल बन चुका है। अब इस बीच में वो क्या करता है, एक दिन अपना पागलपन का चक्कर में पूरा फार्म, जो उसके पास जो रैंच था, जो ऊँट का समाहार था, उसी को वो बेच देता है ड्रंकन हालत में। और जिसको बेचता है, जिस ग्रुप ऑफ मतलब ओनर्स को बेचता है, वो ओनर्स एक दिन अचानक से आ जाते हैं, बोलते हैं कि अब ये तो रैंच हम लोग का हो गया है, तुम्हारा मालिक इसको बेच दिया है, चलो अब इन कैमल्स को देखरेख करने में हम लोगों की थोड़ी मदद करो। अब रॉबिन जैसे ही उन लोग को मदद करता है, कैमल को दिखाता है कि कैसे कैमल को ट्रेन करना है, केयर करना है, ठीक वैसे ही अचानक से डूकी नाम का एक सांड लगता है, जो ऐसे तो काफी शांत स्वभाव का है, लेकिन अचानक से उसका दिमाग में क्या हो जाता है, वो दौड़ के आता है, अटैक कर देता है सीधा रॉबिन को। लेकिन रॉबिन कोई तरीके से उससे डिफेंड कर ले पाती है। लेकिन ये देख करके जो नए ओनर थे वो लोग बहुत मतलब गुस्सा नहीं, गुस्सा से भी ज्यादा डर जाते कि अरे बाप रे, ये भयंकर बुल है, कोई दिन हम ही लोगों के पीछे आक्रमण कर दिया तो क्या होगा। तो इसलिए वो सस्ते में वो डूकी को और एक और बुल है जिसका नाम है बब, ये दोनों को बेच देते हैं इसको, रॉबिन को। तो रॉबिन का पास तब टोटल कितना हो गया, दो तो उसके पास था, पहले केट था और जेलिका था। अब तो केट मर गया तो एक उटनी जेलिका उसके पास बच गया और दो बुल उसके पास और आ गया, एक का नाम है डूकी, एक का नाम है बब। ये सब चीज ध्यान रखिए, कैसे कैसे उसका पैक बढ़ते ही जा रहा है, ये आगे सफर में चल के काम आएगा, सारा जंतु जानवर उसका काम देगा। ओके, उन फार्म ओनर्स को इस मुसीबत से बचाने के लिए फार्म ओनर्स क्या करते, सेटलमेंट कर लेते, उसके साथ 3 कैमल उसको दे देते कि भैया तुम अपना पसंद से 3 कैमल लेके चल जाओ यहाँ से, बाकी हम लोग अपना संभाल लेंगे। तो 3 कैमल मिल जाता है। अब रॉबिन काफी खुश हो जाती है कि चलो सब चीज तो खराब नहीं हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ कि मुझे 3 कैमल मिल गया, अब मैं ट्रिप के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दूंगा। अब वो प्रैक्टिस कराने लग जाती है, तीनों कैमल को लेके जाती है और उनको छोड़ देती है। वो लोग अपना चढ़ते जाते हैं दूर दूर तक और फिर वो खुद जाकर के उनको ट्रैक करके वापस लाती है। कुछ दिन ये प्रैक्टिस करने के बाद जब उसको लग गया रॉबिन को कि हाँ अब मैं कैमल के साथ कंफर्टेबल हूँ, कैमल को मैं ट्रेन कर सकता हूँ, कैमल को मैं ट्रैक कर सकता हूँ, तो अब मुझे सारा प्लान कसना चाहिए और ट्रिप के लिए निकल जाना चाहिए। इसी वक्त क्या होता है कि उसका मुलाकात होता है एक यंग फोटोग्राफर के साथ जिसका नाम होता है रिक। रिक का बहुत बड़ा रोल है इस पूरा ट्रिप में, जो आगे हम लोग को पता चलेगा। रिक अब रॉबिन को कन्विंस करती है कि अरे इतना बड़ा ट्रिप है तो इसमें तो पैसा कौड़ी लगेगा कि नहीं लगेगा, तुम एक काम करो, तुम नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन को एक चिट्ठी लिखो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि ये तुम जो यूनिक कैमल ट्रेकिंग में जाने वाले हो तो इसके लिए वो तुमको फंड करे, तो स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा तुमको। तो एक दिन रॉबिन ड्रंक हालत में सच में वो चिट्ठी लिखती भी है ज्योग्राफिक मैगजीन को स्पॉन्सरशिप के लिए और फिर बाद में भूल भी जाती है। इसी बीच क्या होता है, जेलिका जो प्रेग्नेंट थी उसका बच्चा होता है और उसका नामकरण करती है रॉबिन गोलियात। ये भी याद रखिएगा कि हु इज गोलियात, गोलियात इज द सन ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल कैमल दैट इज जेलिका, ठीक है। और जन्म होते साथ साथ उसको भी वो ट्रेनिंग देने लगती है, किसके लिए, यही उसका कैमल ट्रेकिंग के लिए। ओके, जब सब चीज तैयार हो जाता है तब वो एक प्रैक्टिस ट्रेकिंग पे जाती है। नियर बाय शहर है यूटोपिया, वो कुछ दिन का जर्नी का दूर है, तो वहां पे वो जाती है और साथ में उसका रहते हैं जेनी और टॉली। याद है ना जेनी और टॉली कौन है, वही जो एबोरिजिनल कुछ से उनको दोस्ती हुआ था। अब ये उनका साथ प्रैक्टिस ट्रिप में भी जाती है और आगे ट्रिप में भी कभी कभी वो मौजूद रहेंगे। बहुत ज्यादा हीट रहता है तो उस एक्सट्रीम सिचुएशन में वो ट्रेकिंग करके ये खुद को टेस्ट कर लेती है कि वो अभी डेजर्ट ट्रेकिंग के लिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कितना प्रिपेयर्ड है। तो
वो खुद को जाँच लेती है और जो भी कुछ मिस्टेक्स होता है उसको वो मतलब उससे लेसन्स लेती है कि नेक्स्ट जब मैं फाइनल ट्रिक शुरू करूँगा तब ये सब गलतियों को नहीं दोहराना है। ओके? यूटोपिया में ही कुछ हफ्ते रह करके फाइनल एडजस्टमेंट खत्म होता है, फिर वो अपना ट्रेकिंग शुरू करने के लिए जाती है और ट्रेकिंग शुरू करने से पहले ही उसके लिए आता है बहुत बड़ा खुशखबरी कि नेशनल जियोग्राफिक उसका ऑफर को मंजूर कर लिया है और रिक के साथ वो सिडनी चल जाती है फ्लाइट में करके नेशनल जियोग्राफिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने के लिए। लेकिन इसमें उसको खुद को थोड़ा-सा अफ़सोस भी होता है। क्या अफ़सोस? कि वो क्या सोची थी कि मैं सोलो ट्रिप करूँगा, पूरा इंडिविजुअल रहेगा, मेरा फ्रीडम रहेगा, मैं नेचर के साथ कनेक्ट होऊँगा। लेकिन अब क्योंकि नेशनल जियोग्राफिक उसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसका साथ ये फोटोग्राफर रहेगा, रिक उसका साथ रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट उसको मान के चलना पड़ेगा। तो उसको लग रहा है जैसे मेरे इंडिविजुअल फ्रीडम में ये हस्तक्षेप है, तो उसको थोड़ा-सा लग रहा है कि खुद को वो बेच दी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कम से कम फंड जुगाड़ हो गया, कम से कम वो शुरुआत तो कर पाएगी ट्रिप। तो ये सोच के उसको अच्छा भी लगता है। फाइनली वो अपना जर्नी स्टार्ट करती है और रिक उसके साथ क्या करता है, रिक रह करके सिर्फ फोटो लेता है और ये भी नहीं कि टोटल जर्नी में रिक उसका साथ है, कुछ कुछ पॉइंट में रिक उसका साथ रहेगा, फोटो लेगा, फिर रिक वापस चल जाएगा। फिर जब वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंचेगी तब रिक दोबारा उसको रिजॉइन करेगा। तो इस दरमियान वो अकेले रहेगा, यानी कुछ कुछ समय रिक उसके साथ रहेगा, फोटो खींचेगा, लेकिन बाकी दूरी उसको अकेले तय करना है। अब यहाँ पे वो डेली अपना एक रूटीन सेट कर लेती है कि क्या-क्या मुझे डेली फॉलो करना है इस ट्रेकिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कैमल को केयर करना है, जो भी मेरे पास रिसोर्सेस है, पैक है, उसको मैनेज करना है और खुद के लिए भी वो एक टाइट रूटीन बनाती है कि वो आउट ऑफ ऑर्डर ना हो जाए, वो डिसबैलेंस ना हो जाए। इसके लिए खुद के लिए एक स्ट्रिक्ट क्लॉक बाउंड वो रूटीन सेट करती है, वही रूटीन मान करके चलना पड़ेगा। अब अबोरिजिनल सेटलमेंट से जब वो पार होती है तब उसको दिखता है कि व्हाइट कॉलोनियलिज्म का रियल हॉरर क्या है, क्या दर्दनाक जिंदगी इन लोगों को जीने पड़ रहा है और व्हाइट कॉलोनियलिज्म इन लोगों को कितना ज्यादा शोषण कर रहा है। आयर्स रॉक नाम का एक जगह है, वहां पे रिक उसको दोबारा ज्वाइन कर लेता है। लेकिन क्या होता है कि इस बीच वो अपना टेम्पर लूज करने लगती है, दिमाग उसका गर्म हो जाता है और गुस्सा में आके बब को, यानी उसका एक छोटा बुल है बब, उसको एक बार मार भी देती है, पीट भी देती है और फिर बार-बार वो खुद क्लॉक चेक करती रहती है। वो ऐसे खुद को समझाती है कि ये जो ट्रैकिंग में मैं निकला हूँ, ये कोई मज़े के लिए नहीं निकला हूँ। ये एकदम 9 से 5 का एक जॉब जैसा है मेरे लिए। जैसे सब टाइम टू टाइम मेंटेन करके जॉब में करना रहता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना रहता है, वैसे अगर मुझे ट्रैक को सक्सेसफुल बनाना है, तो यहाँ भी मुझे मेंटेन करना पड़ेगा टाइम। इसलिए बार-बार वो क्लॉक देखती है, खुद का टेम्पर को शांत करने का कोशिश करती है। ठीक है? नेक्स्ट क्या वो जाती है आगे आयर्स रॉक से आगे जब वो जाती है तो उसको कुछ टूरिस्ट मिलते हैं, लेकिन टूरिस्ट का एटीट्यूड से वो नाखुश हो जाती है क्योंकि टूरिस्ट सिर्फ अपने फोटो खींचने में व्यस्त है, सेल्फी लेने में व्यस्त है, अपने आप में बात कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल डेजर्ट का जो नेचुरल ब्यूटी है उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर रहे, नेचुरल ब्यूटी के साथ खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ एक चीज आप देखिए कि जैसे ही वो डेजर्ट में आ गई है, अब लेकिन वो अपना जो मॉडर्न प्रेफरेंसेस है, मॉडर्न ज़िंदगी लाइफ़स्टाइल है, उसको छोड़ करके नेचर के साथ वो इंटरकनेक्टेड होना ऑलरेडी शुरू कर दी है रॉबिन। इसीलिए बाकी टूरिस्ट कितना आउट ऑफ टच है नेचर के साथ, ये उसको क्लियरली क्लियरली नज़र आ रहा है। ओके, अब इस पॉइंट में रिक आ जाता है और रिक के साथ जेनी भी आ जाती है। अब जेनी को देख करके थोड़ा खुश तो होती है रॉबिन, लेकिन थोड़ा-सा अनॉयड भी होती है। सोचती है अरे मैं कहाँ सोचा था सोलो ट्रिप करूँगा, एक तो ये रिक गले में पड़ गया, ऊपर से जेनी भी आ गई, क्या मैं करूँ मुझे समझ नहीं आता है, तो थोड़ा चिड़चिड़ा जाती है। नेक्स्ट क्या होता है कि रिक और जो कंटिन्यू पिक्चर खींचते रहता है, तो इसको लेके उसके साथ झगड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि मेरा ट्रिप अगर मैं अकेले करता तो ऑथेंटिक रहता, तुम बार-बार पिक्चर खींच के तुम्हारा इंटरफेयर करके मेरे ट्रिप को लेस ऑथेंटिक बना दे रहे हो, ये मैं नहीं सहन करूँगा। दोनों के बीच झगड़ा होते रहता है, लेकिन धीरे-धीरे क्योंकि वो दोनों ही लोग समझते हैं कि पूरा ट्रिप खत्म होने तक हम लोग को एक-दूसरे का साथ रहना है, तो बेटर है कि हम लोग झगड़ा ना करके खुद में सुलह कर लें और दोस्ती कर लें। तो धीरे-धीरे झगड़ा से वो लोग दोस्ती भी कर लेते हैं और यहाँ तक कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो लोग इमोशनली भी इन्वेस्टेड हो जाता है और दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होता है। हालाँकि बाद में इसके लिए अफ़सोस होता है रॉबिन को कि मुझे जो सोलो ट्रिप करना चाहिए था, उसमें मैंने अपना साथी को इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर लिया, शायद ये नहीं ही करता तो बेहतर रहता। खैर छोड़िए, उसके बाद नेक्स्ट वो लोग अपना स्टेशन में पहुंचता है, दैट इज द टाउन ऑफ डॉकर। और ये डॉकर में पहुंच करके एक और बुरा संवाद आता है कि डूकी गिर करके उसका लेग में बहुत बड़ा इंजरी हो जाती है और 6 हफ्ता उसको डॉकर में रहना पड़ता है, उसको मतलब डूकी को देखभाल करने के लिए। वहां का लोकल वेट से भी दिखाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता।
यहाँ तक कि वो एक बार एलिस स्प्रिंग में फ्लाइट लेके वापस भी जाती है वहां के वेटरन के एडवाइस लेने के लिए, डुकी को ठीक करने के लिए। खैर, फिर दोबारा वो वापस आती है और इस बार उसको सबसे अपना पहला चैलेंज का सामना करना पड़ता है, दैट इज अग्रेसिव बुल कैमल उनको अटैक करते हैं। देखिए, एक तो पेट कैमल होते हैं जिनको वश बना सकते हैं, एक जंगली कैमल होते हैं जो झुंड में आते हैं और हमला करते हैं, काफी अग्रेसिव होते हैं, उनको कहा जाता है वाइल्ड बुल कैमल। तो वही अटैक करता है और काफी ज्यादा घबरा जाती है रॉबिन, और ना चाहते हुए भी उसको कैमल्स को शूट करना पड़ता है खुद को बचाने के लिए। और एक अबोरिजिनल कुछ कुछ आदमी जो है वो भी उसका साथ देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब कुछ दिन बाद फाइनली एक अबोरिजिनल डांस प्रोग्राम होता है, तो उसमें वो हिस्सा लेती है और काफी खुश हो जाती है कि चलो कम से कम मैं अबोरिजिनल कल्चर में मतलब आ गया हूँ, मुझे अब ये लोग अपने ही एक आदमी समझ रहे हैं, आउटसाइडर्स नहीं समझ रहे। लेकिन थोड़ा सा वो दुखी हो जाती है जब उनको एक पेमेंट मांगा जाता है उनसे कि तुम हम लोगों के फेस्टिवल में आए हो, हिस्सा लिया हो, चलो अब इसके लिए पैसे दो। तो ये थोड़ा सा उनको खराब लगता है। खैर, तो जब ये डॉकर शहर छोड़ के वो जाती है तो दोबारा उनको बुल कैमल से मुलाकात होता है, और एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा। पहली बार जब बुल कैमल से मुलाकात होता है तो वो शूट करके उनको मार देती है, लेकिन दूसरा बार जब मौका मिलता है तब वो क्या करती है, तब वो शूट नहीं करती, वो सिर्फ ऐसे आवाज करके या गन दिखा करके उनको हर्ट करके भगा देती है। यानी मारती, जान से नहीं मारती है, कोई तरीके से भगा देती है। ठीक है, क्योंकि उसको पसंद है, कैमल उसको ऐसे ही पसंद है, और कैमल का जान लेना उसको बिल्कुल गवारा नहीं है, लेकिन अपना जिंदगी तो पहले बचाना है ना। इसलिए वो कोशिश करती है कि बिना उसको जान लिए उसको भगा दिया जाए और खुद भी सेफ रहा जाए। लेकिन अब उसका परेशानी यह होता है कि हीट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब उसका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, लगभग पागलपन जैसा उसको महसूस होता है। फिर अल्टीमेटली एक पुराना अबोरिजिनल सेटलमेंट पे वो आती है, वहां थोड़ा सा पानी पीती है, पानी पी के थोड़ा सा उसको जो सैनिटी है वो दोबारा रीइंस्टॉल होता है, दोबारा वो खुद को थोड़ा सा स्वस्थ महसूस करती है। ओके, कुछ फ्रेंडली एबोरिजिनल मेन से उनका मुलाकात होता है, और इस सारे आदमियों के बीच में से भी एक आदमी उनको कुछ खास पसंद आ जाता है जिसका नाम है एडी। एडी का रोल काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एडी सिखाता है रॉबिन को कि कैसे एबोरिजिनल मेन नेचर के साथ घुल मिल के नेचर को ट्रीट करते हैं, और बारबेरियंस वो नहीं है, उनमें भी सारा क्षमता है, उनमें भी सारा स्किल्स है, बस जो मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न एंड सिविलाइज्ड पीपल है वो उनका नजरिया को समझ नहीं पाते हैं। तो एडी उसके साथ रहता है। 2 दिन लगातार वो लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन पीपल याटियारा में। अब एडी का कंपनी काफी ज्यादा एंजॉय करती है रॉबिन, क्योंकि एडी उनको लगता है कि काफी वाइज है और काफी स्टेबल है मोस्ट वाइट मेन से। ठीक है, हालांकि मतलब व्हाइट मैन एबोरिजिनल को बुड़बक समझते हैं, रूथलेस समझते हैं, वायलेंट समझते हैं, अनसिविलाइज समझते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। उसके अंदर सारा अच्छा क्वालिटी है, विजडम है, स्टेबिलिटी है, और वो काफी रिस्पेक्टफुल भी है। अपना वाइफ को वो बहुत वार्मली और बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है। इससे एक चीज पता चलता है कि एबोरिजिनल कम्युनिटी में फेमिनाइन ऑथोरिटी अभी भी मौजूद है। नेक्स्ट जिससे उसका मुलाकात होता है रॉबिन का, उसका नाम है ग्लेंडल। हु इज ग्लेंडल? इंपॉर्टेंट। ग्लेंडल इज द व्हाइट कम्युनिटी एडवाइजर who informs her about institutionalized torture that the aboriginal community has to face day by day. ग्लेंडल एक अच्छा यहाँ पे व्हाइट कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, जो पूरा अबोरिजिनल जो सेटलमेंट है उसका देख रेख करता है, उनको एडवाइस करता है, उनको गाइड करता है, और उसी से पता चलता है कि कितना ज्यादा प्रेशर, कितना ज्यादा टॉर्चर इन लोग को सहन डेली करना पड़ता है। एडी डिसाइड करता है 200 मील दूर अब जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दैट इज वारबर्टन, वहां तक एडी उसका साथ चलेगा। और इस रास्ते में चलते चलते एडी सिखाता है रॉबिन को कि देखो, जब भी तुम अपने साथ चलोगे ना, आसपास का लैंड को, आसपास का स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना सीखो, देखना समझना सीखो। और उसी को देख करके रॉबिन को समझ में आता है कि नेचर का बैलेंस और नेचर का ऑर्डर कितना ज्यादा जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा एडी रॉबिन को देती है कि हमेशा अपना, रॉबिन खुद को जो सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, घड़ी देखे, क्लॉक बाउंड लाइफ, वो बोली कि ऐसा हमेशा क्लॉक देख करके जबरदस्ती नहीं होता, तुम इंट्यूटिव रिलेशनशिप में आओ। यानी खुद ब खुद दिल का अंदर से तुमको समय, जो समय में जो करने का जी करेगा
तो उस हिसाब से चलो, रिलैक्स्ड थोड़ा मोड में चलो, हमेशा कंस्ट्रक्टिव वे में चलोगे, खुद को रिस्ट्रेन करके चलोगे तो काम नहीं होगा। दिल का भी सुन के थोड़ा फ्रीली चलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सब सीख जो है ना बहुत आगे काम आता है, और रॉबिन खुद को बहुत ब्लेस्ड महसूस करती है कि एडी का कंपनी स्कूल में है और एडी से काफी कुछ उसको सीखने को मिला। ओके, लेकिन अब जब वॉरबर्टन में आता है तो रिक दोबारा उन दोनों को ज्वाइन कर लेता है और रिक फोटो खींचने लगता है। एडी को ये पसंद नहीं आता क्योंकि फोटो खींचने का ये कस्टम से वो तो उनका जो एबॉरिजिनल कम्युनिटी है ये यूज टू नहीं है, तो एडी थोड़ा ऑफेंडेड फील करता है। अभी इस बीच में ग्लेंडल आ जाती है और एडी को दोबारा ड्राइव बैक करके अपना एबॉरिजिनल कम्युनिटी में ले जाती है। अब यहाँ पे वॉरबर्टन में 1 वीक का स्टे होता है और रॉबिन पहले से काफी ज्यादा खुश महसूस करती है क्योंकि एडी का वजह से। ओके, अब लास्ट मेजर लेग शुरू होने को वाला है, जो कि 1 महीना लगातार अकेले ट्रैवल करना पड़ेगा रॉबिन को, कोई साथ नहीं होगा। 1 महीना ट्रैवल करके वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंचेगी, तब जाके रिक उसको रिजॉइन करेगा, तब तक उसको कंप्लीटली अकेला रहना है। अब इस बीच में काफी सारा मस्ती भी वो लोग करते हैं, जैसे एक डस्ट बॉल है, वहां पे वो लोग ऐसे लुढ़कते हैं, मजाक करते हैं डिगिटी के साथ, अपने कैमल्स के साथ, और अपना घड़ी को वो फेंक देती है और एडी का शिक्षा को दिमाग में रखते हुए नेचुरल एक रिलेशनशिप विद टाइम को आगे बढ़ाती है। और अब वो ये सीख गई है कि बुल कैमल ने जब अटैक करते हैं तो उनको चोट भी नहीं पहुंचाना है, बिना चोट पहुंचाए कैसे उन लोग को भगाना है, खुद को डिफेंड करना है, ये वो सीख गई है। और वो चिट्ठी भी लिखते हैं इस दौरान अपना, और इस चिट्ठी में वो कुछ दोस्तों को लिखती है कि डेजर्ट से उनको कितना ज्यादा प्यार हो गया है, एबोरिजिनल मैन से उनको क्या सब सीखने को मिला है, और ये लाइफ लेसन वो अब आगे जब अपना शहर में पहुंच जाएगी तभी भी वो कंटिन्यू करेगी, इसको भूल नहीं जाएगी। हालांकि ये सब चिट्ठी वो एक्चुअली कभी मेल नहीं करती, लेकिन लिख के रखती है एज अ एक्सप्रेशन ऑफ हिज इमोशनल आउटपुट। ठीक है, और एक चीज वो खुद और महसूस करती है कि उनका कंप्लीट एबॉरिजिनाइजेशन हो चुका है, यानी एबॉरिजिन वो खुद भी बन चुकी है। अपना अपीयरेंस को लेके वो केयरलेस है, कैसे वो दिख रही है इसका बारे में उनको कोई चिंता ही नहीं है, या फिर किसी के साथ मिलना है तो पोलाइटली इंटरेक्ट करना है, ये सब चीज, ये जो सो कॉल्ड सोफिस्टिकेशन है ये कंप्लीटली उनमें से चल गया, वो कंप्लीटली नेचुरल रॉ बन गई है, इंस्टिंक्टिव बन गई। नेक्स्ट एक स्टेशन आता है उनका जर्नी में, दैट इज ग्लेनेल। ग्लेनेल में वो ऑब्जर्व करती है कि ये ह्यूमन इंटरफेरेंस से बर्बाद हो चुके हैं, कुछ हिस्सा इसका ओवर ग्रेजिंग कर दिया है पशु को लेकर के, कुछ जगह में कुछ और पेड़ काटे गए हैं, या और कोई तरीके से माइनिंग किया गया है, मतलब कोई ना कोई तरीके से नेचर को नुकसान यहाँ पे पहुंचाया गया है। तो ये देख के उनको काफी दुख पहुंचता है, और यहाँ भी एक फ्रेंडली फैमिली उनको मिल जाते हैं, उनके पास कुछ दिन तक वो स्टे करती है। नेक्स्ट 3 वीक का जर्नी वो तय करती है। 3 वीक का जर्नी लेकर के उनको कहाँ पहुंचना है, टाउन ऑफ विलूना में, और यहीं विलूना में उनका सोलो ट्रिप का एंड होगा 1 मंथ का। विलूना से आकर के रिक दोबारा उनको ज्वाइन कर लेगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि सब चीज ठीक चलता है, सब एकदम बढ़िया है, लेकिन इसी बीच एक ट्रेजेडी घटता है उनके साथ। उनका पेट डॉग से वो बहुत मोहब्बत करती है डिगिटी, वो एक पॉइजन डिंगो बेट खा लेता है, और उसका वजह से वो बेचारा तड़पता रहता है दर्द में, और उनका पास, रॉबिन का पास कोई चारा नहीं रहता। वो अपना हाथ से अपना जान से प्यारा कुत्ता को गोली मार करके उड़ा देती है उसका दर्द को कम करने के लिए, और इस चीज का बाद वो पागल बन जाती है। उनका कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता, उनका आसपास क्या हो रहा है, उनका पैर के नीचे क्या है, उनका सर के ऊपर क्या है, लगता है वो पूरा दुनिया से ही जुदा हो गई है। पागल जैसे उसका दोनों आंख जिधर देखता है वो उधर ही चलते जा रही है, चलते जा रही है। ऐसे चलते 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 अचानक से वो एक पीसफुल ओएसिस में आकर के रुकती है, और वहां पर थोड़ा सा पानी वानी पीती है, थोड़ा सा रिफ्रेश होती है, और उसको वो बोलती है एन आउटबैक एम्फी थिएटर। अगर क्वेश्चन आएगा कि आउटबैक एम्फी थिएटर किसको बोला गया है, तो वो होगा पीसफुल ओएसिस, जहां डिगिटी को मारने के बाद वो आकर के रुकी थी। ठीक है, अब यहाँ पे आकर के वो एकदम वाइल्ड डांस करना शुरू कर देती है। मैंने पहले ही बताया कि उनका सैनिटी ऑलरेडी चला जा चुका है, वो समझ ही नहीं पा रही वो क्या कर रही नहीं कर रही, और अचानक से हाथ पैर छोड़ के वो पागल जैसा नाचने लगती है, और तब तक नाचते रहती है जब तक उनका शरीर का सारा शक्ति खत्म नहीं हो जाता। थक हार के वो गिर जाती है, और इस तरीके से उनका एक फिजिकल भी एक ड्रेनेज हो जाता है, और उनका मेंटल कथारसिस भी हो जाता है कि जो ग्रीफ उनको पागल करके रखा था, इस तरीके से वो एक अपना ग्रीफ को भी ड्रेन आउट कर देती है। इसका बाद थोड़ा खुद को कलेक्ट करने के बाद वो एक स्टेशन में अप्रोच करती है, और उस स्टेशन में वो देखती है कि ढेर सारा कार खड़ा हुआ है, और उसमें पूरा प्रेस का आदमी है, फोटो खींच रहा, क्लिक कर रहा, और उनको सवाल कर रहा। और एक चीज उनको बहुत इरिटेट और बहुत ऑफेंड करता है, सब उनको कैमल लेडी करके बुला रही है। तो यहाँ एक चीज नोटिस करने वाला ये है
कि डेजर्ट में वो इतना दिन रह गई है, नेचर से वो इतना ज़्यादा घुल-मिल गई है कि अब बाहरी दुनिया का ये जो पॉलिश्ड कन्वर्सेशन है, फेम है, ये भी उनको अब डिस्टर्बिंग लग रहा है। तो ख़ैर यहाँ पे रिक आता है, जेनी आती है, टोली आती है, सब मिल कर के उनको कम्फ़र्ट करता है और रिक बंदोबस्त कर देता है लोकल एक इंसान, उसका नाम पीटर मुइर है, उसका घर में कुछ दिन का स्टे ओकेशनली वो बंदोबस्त कर देता है। और पीटर मुइर के घर में कुछ दिन रहने का दौरान बहुत अनगिनत चिट्ठी आते हैं रॉबिन का नाम पे। कोई-कोई चिट्ठी उसको एनकरेज करता है कि वाह! तुम बहुत अच्छा काम में निकले हो, इसको कंप्लीट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई-कोई उसको डिस्करेज भी करते हैं कि ये फालतू का कोई काम नहीं रहा तो डेज़र्ट में चल के क्या पागल ही हो क्या? एकदम मिक्स्ड उसको रिएक्शन आते रहता है। लेकिन वो ये समझती है कि उसका ये जो जर्नी था, ये जो वो रिस्क ली है, वो पब्लिक को मूव किया है, चाहे पॉजिटिव वे में हो, चाहे नेगेटिव वे में हो, लेकिन सब उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ दिन विलूना में बिताने के बाद कुछ साइट सीइंग भी करती है वो रिक के साथ, थोड़ा-सा मूड उसका ठीक हो जाता है। अब वो अपना जर्नी का एंड में पहुँचती है जहाँ उसको सी तक पहुँचना है और जो शहर में अभी है विलूना, विलूना को ही पकड़ते हुए उसको चलना है और सी में पहुँचना है बीच में और वहीं उसका एंड ऑफ ट्रिप होगा। ये लास्ट लेग ऑफ जर्नी जो होता है काफ़ी स्मूथ, सबसे स्मूथ जाता है एक्चुअली। दोनों यानी रिक और रॉबिन दोनों ही कैमल्स का पागलपंती देख कर के हँसते हैं, लोट-पोट होते हैं और अल्टीमेटली एक फार्म में जब वो लोग आते हैं, वो भी कैमल रैंच है, वहाँ पे उसका ओनर से फार्म ओनर से बात करके रॉबिन बोलती है कि ये मेरा कैमल है, इनको अब तुम एडॉप्ट कर लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। अल्टीमेटली वो लोग सी में पहुँच जाते हैं और बीच में आकर के कैमल्स खेलते हैं। ये देख कर के रॉबिन को विश्वास ही नहीं होता, इतना दिन का एक इनक्रेडिबल जर्नी सचमुच में अब खत्म हो गया है। ओके, वी हैव रीच्ड द एंड। और रॉबिन और रिक वहाँ 1 हफ्ता बिताते हैं, रॉबिन काफ़ी खुश रहती है और आखिर में जब वो फार्म ओनर आकर के कैमल्स को ले जाते हैं, तो रॉबिन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उन लोगों को काफ़ी देर उन लोगों से बात करती है और उनको आखिरी अलविदा कहती है। अब जब वो कैमल चल जाती है और उनका ट्रिप भी खत्म हो जाता है, अब वो एक मतलब रिफ्लेक्शन करते हैं कि क्या मैंने सीखा? तब वो काफ़ी खुश होती है कि ये ट्रिप ने मुझे बहुत सारा चीज़ सिखाया, मैं काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ, लेकिन दोबारा मुझे मॉडर्न सोसाइटी में जाके मिलना पड़ेगा, वही डे टू डे लाइफ़ काटनी पड़ेगी। ये सोच के वो थोड़ा डरती भी है, घबराती भी है। तो ख़ैर आखिरकार कार्नारवॉन शहर में वो दोनों जाते हैं, रिक और रॉबिन, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरा प्रेस मीट का इंतज़ाम किया गया है और वहाँ पे एक वेलकम डिनर भी रखा जाता है इसका ऑनर में, रॉबिन का ऑनर में। लेकिन फिर भी उसको रॉबिन को काफ़ी डिस्पेयर महसूस होता है और डेज़र्ट में दोबारा लौटने के लिए काफ़ी चाहत उसको महसूस होता है। आखिरकार वो इस ऐसे को ये बोल के ख़त्म करती है कि ये पूरा ट्रिप जो है एक तरीके से आसान ही था। सबसे मुश्किल या कहा जाए तो एकमात्र मुश्किल जो पॉइंट था वो है खुद के ऊपर विश्वास रखना कि मैं इस जर्नी को ले सकता हूँ और मैं इस जर्नी को ख़त्म भी कर सकूँ। खुद पे विश्वास लाना सबसे मुश्किल था और पहला कदम बढ़ाना सबसे मुश्किल था। जब मैंने खुद पे विश्वास लाया, पहला कदम बढ़ाया, तो नेचर मुझे सहायता किया कि बाकी और कदम बढ़ाए और मुझे नेचर इतना कुछ सिखाया कि मैं कभी नहीं भूलूँगा मेरा पूरी ज़िंदगी में याद रखूँगा और इसी शिक्षा को परपेट्रेट करते हुए मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँगा। तो ये था पूरा टेक्स्ट, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए हो तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। हम लोग उसमें जल्द से जल्दी वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।